नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप जी के ट्रिक्स में, जहां हम इतिहास को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि ट्रिक्स के साथ हमेशा के लिए याद कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के उस वंश की जो भले ही कम समय तक सत्ता में रहा, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, सैयद वंश। दोस्तों, 1398 ईस्वी में जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तो दिल्ली की हालत क्या हुई होगी, जरा सोचिए। लूट, तबाही और अराजकता, और उसी अराजकता के बीच एक नई सत्ता का उदय होता है। 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना। लेकिन सवाल यह है, इस वंश की स्थापना किसने की? क्यों इसे दिल्ली सल्तनत का सबसे कमजोर वंश कहा जाता है? और कैसे इस वंश के पतन के बाद बहलोल लोदी ने सत्ता संभाली? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं, वो भी आसान भाषा, दमदार ट्रिक्स और एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स के साथ। दोस्तों, सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 तक रहा, यानी लगभग 37 साल। लेकिन इन 37 सालों में जो राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष हुए, वो दिल्ली सल्तनत के इतिहास को एक नई दिशा देते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सैयद वंश की स्थापना कैसे हुई, इसके सभी शासकों का क्रम, महत्वपूर्ण तथ्य जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक ऐसी ट्रिक जिससे आप पूरे वंश को कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस चाहता हूं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कई बार हम शुरुआत तो देखते हैं, लेकिन आखिर में जो रिवीजन ट्रिक और एग्जाम पॉइंट्स मिलते हैं, वही सबसे ज्यादा काम के होते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इतिहास, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और मैथ्स की ऐसी ही शानदार ट्रिक्स आपको लगातार मिलती रहें। वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और मेहनत करने की ताकत देता है। और कमेंट में जरूर बताइए कि अगला टॉपिक आप किस पर चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं सैयद वंश की पूरी कहानी, ट्रिक्स के साथ, एग्जाम फोकस के साथ। दोस्तों, अब शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत के उस अध्याय को जो छोटा जरूर है, लेकिन एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी, जिसकी पृष्ठभूमि तबाही के बाद सत्ता। साल 1398 ईस्वी, दिल्ली की गलियों में खून बह रहा था। कारण था मध्य एशिया का विजेता तैमूर। उसने दिल्ली पर आक्रमण किया, जमकर लूटपाट की और वापस चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद दिल्ली में क्या हुआ? न कोई मजबूत सुल्तान, न कोई स्थिर प्रशासन, चारों तरफ अराजकता। इसी अराजक स्थिति का फायदा उठाकर 1414 ईस्वी में एक नए शासक ने सत्ता संभाली। उसका नाम था खिज़्र खां, कुल नंबर 1। खिज़्र खां 1414 से 1421, वंश का संस्थापक। खिज़्र खां मूल रूप से मुल्तान और लाहौर का गवर्नर था। उसने दिल्ली पर कब्जा किया, लेकिन ध्यान दीजिए, उसने खुद को सुल्तान नहीं कहा, वो खुद को तैमूर का प्रतिनिधि मानता था। उसने सिक्कों और खुदबा में तैमूर के उत्तराधिकारी का नाम चलाया, यानी उसकी सत्ता पूर्ण स्वतंत्र नहीं थी। एग्जाम में याद रखने वाले फैक्ट: सैयद वंश का संस्थापक खिज़्र खां, स्थापना वर्ष 1414 ईस्वी। खुद को रैयत आला कहा। उसके समय पंजाब, दोआब और दिल्ली क्षेत्र पर नियंत्रण था, लेकिन पूरा भारत नहीं। कुल नंबर 2, मुबारक शाह 1421 से 1434, सबसे योग्य और शक्तिशाली शासक। खिज़्र खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। यही सैयद वंश का सबसे योग्य और शक्तिशाली शासक माना जाता है। उसने पहली बार शाह की उपाधि धारण की और खुद को स्वतंत्र सुल्तान घोषित किया। उसके समय कई विद्रोह दबाए गए, प्रशासन को मजबूत करने की कोशिश हुई, मुबारकाबाद नामक शहर बसाया गया। लेकिन अमीरों और सरदारों की साजिशों के कारण 1434 में उसकी हत्या कर दी गई। कुल नंबर 3, मुहम्मद शाह 1434 से 1445, कमजोर शासन। मुबारक शाह के बाद आया मुहम्मद शाह, लेकिन उसका शासन कमजोर रहा। अमीरों का प्रभाव बढ़ गया, प्रांतों में विद्रोह शुरू हो गए। दिल्ली की सत्ता अब सिर्फ नाम मात्र की रह गई थी। याद रखें, सैयद वंश की सबसे बड़ी कमजोरी थी कमजोर केंद्रीय सत्ता, प्रांतीय विद्रोह, आर्थिक संकट। कुल नंबर 4, अलाउद्दीन आलम शाह, अंतिम अध्याय। अब आता है सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। ये शासक शासन चलाने में बिल्कुल रुचि नहीं रखता था। वो विलासी और कमजोर था।
इतिहास में ये एक अनोखी घटना है। 1451 ईस्वी में उसने बिना किसी बड़े युद्ध के सत्ता छोड़ दी और बदायूं चला गया। और फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठा बहलोल लोदी। यहीं से लोदी वंश की शुरुआत हुई और सैयद वंश का अंत। सैयद वंश की प्रमुख विशेषताएं: शासनकाल 1414 से 51, लगभग 37 वर्ष। दिल्ली सल्तनत का सबसे कमजोर वंश। सीमित क्षेत्र, मुख्यतः दिल्ली और आसपास। तैमूर के आक्रमण के बाद सत्ता में आया। अंत बिना बड़े युद्ध के हुआ। एग्जाम के लिए टॉप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी। संस्थापक खिज्र खां। सबसे योग्य शासक मुबारक शाह। अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। उत्तराधिकारी बहलोल लोदी, लोदी वंश। दोस्तों, सैयद वंश भले ही इतिहास में ज्यादा चमक नहीं पाया, लेकिन ये दिल्ली सल्तनत का वो संक्रमण काल था जिसने तुगलक वंश के पतन और लोदी वंश के उदय के बीच की कड़ी का काम किया। और एग्जाम की भाषा में कहें तो छोटा वंश, कम शासक, लेकिन प्रश्न बहुत ज्यादा, इसलिए इसे हल्के में मत लीजिए। अब आगे के भाग में हम इससे जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यू और ट्रिक्स भी देखेंगे, ताकि ये चैप्टर हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाए। तैयार हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कहानी को समझा होगा और सैयद वंश के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी हुई भी होगी। अब सैयद वंश के बारे में थोड़ा समझना शुरू करते हैं। सैयद वंश में कितने शासक हुए, उन्होंने क्या क्या किया, धीरे धीरे करके इनके बारे में जानते हैं। देखिए, सैयद वंश का इंट्रोडक्शन समझते हैं। सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। देखिए, लगभग लगभग कितना था टाइम पीरियड था, यानी कि लगभग लगभग 37 वर्ष। 37 वर्ष का शासन था। इसमें टोटल 4 शासक होंगे जिनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। शुरुआत होगी खिज्र खां से, फिर उसके बाद उसका बेटा आएगा मुबारक शाह, उसके बाद उसका भतीजा आएगा मोहम्मद शाह, और आखिरी जो सुल्तान रहेगा वो था अलाउद्दीन आलम शाह। इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इस वंश की स्थापना हुई थी, जैसा कि आपने देखा, 1414 ईस्वी में। इसका अंत होगा, एंडिंग जो होगी वो 1451 में लोदी वंश की स्थापना होगी, यानी कि लोदी वंश की स्थापना करेगा बहलोल लोदी, जो इस वंश को खत्म करेगा और नए वंश की स्थापना कर देगा। तो यानी कि इसका एंडिंग कहाँ हुआ? 1451 ईस्वी में। इसका जो आखिरी शासक था, देखिए ये लिखा हुआ अलाउद्दीन आलम शाह। इसने स्वयं ही सत्ता सौंपेगा। ये कौन किसको सौंपेगा? यानी कि लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी को। और इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये देखिए, इसको याद रखिएगा। इसका जो सबसे योग्य शासक था वो था मुबारक शाह। तो मुबारक शाह के बारे में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो देखिए, अब एक एक करके इनके बारे में विजुलाइज करते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहला शासक की बात करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको समझा रहा था। देखिए, खिज्र खां। खिज्र खां के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। खिज्र खां जो था वो पहला शिया मुस्लिम था, दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला पहला शिया मुस्लिम। दूसरी चीज, इसका टाइम पीरियड कहां से कहां तक रहा? देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, 1414 से 1421 ईस्वी तक रहा, यानी कि लगभग लगभग ज्यादा से ज्यादा 7 वर्षों तक इसने शासन किया। ये याद रखिएगा। इसका फर्स्ट कौन था? ये शिया मुस्लिम था। शिया मुस्लिम, इसको नोट कर लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। दूसरी चीज, सैयद वंश के संस्थापक 1414 में इसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ये इससे पहले मुल्तान का गवर्नर था, यानी कि जो आज की डेट में पाकिस्तान में प्रांत पड़ता है, पाकिस्तान में जिसको मुल्तान बोला जाता है। और दूसरी चीज, उसके साथ साथ ये पंजाब, यानी कि पहले जो पंजाब का जो प्रांत था वो आसपास ही था, यानी कि मुल्तान और पंजाब का ये कहाँ था, क्या था, गवर्नर था। इसको किसने नियुक्त किया था? इसको नियुक्त किया था तैमूर लंग ने, जैसा मैंने आपको समझाया था। तैमूर लंग ने क्या किया था, जैसे ही आक्रमण किया था 1398 ईस्वी के बाद, उसके बाद वो क्या कर दिल्ली को लूट कर ले गया। लूटने के बाद उसने क्या कर दिया, सत्ता संभालने के लिए खुद को छोड़ दिया और इसको तैमूर ये सॉरी खिज्र खां को ही उसने राजगद्दी संभालने के लिए दे दी। हुआ क्या आगे? खुद को सुल्तान इसने कभी नहीं कहा, यानी कि खिज्र खां ऐसा था, इसने खुद को कभी सुल्तान कहा ही नहीं। ये बल्कि खुद को कहता था रैयत आला, यानी खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। एक तरीके से कहता था मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, मुझे सुल्तान बनने का हक है ही नहीं, इसलिए इसने खुद को सुल्तान कभी घोषित करने ही नहीं दिया। यानी रैयत आला की उपाधि इसने धारण करता रहा। और आगे चल के क्या हुआ, इसने सिक्के और खुतबे खुदवाए, उनमें तैमूर के उत्तराधिकारी शाहरुख के नाम, यानी कि तैमूर लंग जो था उसका उत्तराधिकारी, यानी उसका बेटा था शाहरुख खान, उसके नाम से ये सिक्के और खुतबे खुदवाता रहा। और 22 लगभग लगभग इसने जितने भी टाइम पीरियड तक शासन किया, यानी कि लगभग 7 वर्ष तक, तब तक ये क्या कहता रहा, ये दिखावा करता रहा कि वो किसका प्रतिनिधि है, तैमूर लंग का। तो इस बात को याद रखिएगा। खिज्र खां के बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे चलते हैं और समझते हैं। अगला सुल्तान है मुबारक शाह। ये खिज्र खां का बेटा था।
और खुद को शाह की उपाधि इसने दी। देखिए, खिज्र खां का बेटा और खुद को शाह की उपाधि इसने दी। और दूसरी चीज, विद्रोहों को दबाने में ये सफल रहा। इसने जितने भी इसके टाइम पीरियड पे आक्रमण हुए 1421 से 1434 ईस्वी में, इसने सभी आक्रमणों को दबा दिया। और 1434 में इसके द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया इसी के प्रति, मतलब इसको षड्यंत्र से मारा गया, यानी कि 1434 में इसका एंड कर दिया। इसने दो इंपॉर्टेंट काम किए, दिल्ली में एक मुबारकाबाद शहर बसाया, और एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, सैयद वंश का सबसे सक्षम शासक, यानी कि जिसके पास ताकत थी, जिसने अपनी सत्ता को अच्छे तरीके से संभाल रखा, वो था मुबारक शाह। याद रखिएगा इसे। और आगे बढ़ते हैं, आप समझते हैं अगले वंश, अगले इसका नाम है मोहम्मद शाह। जैसा मैंने आपको बताया, आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, ये मुबारक शाह का दत्तक पुत्र, यानी कि मुबारक शाह के क्या था, भतीजा था ये, या दत्तक पुत्र मान लीजिए, या इसको भतीजा कह दीजिए। इसकी सत्ता कुछ खास नहीं थी, ये बहुत कमजोर शासक था, यानी कि ये कमजोर वर्ग का शासक था। इसके टाइम पे जितने भी युद्ध होते गए, उनमें ये क्या रहा, विफल रहा। दूसरी चीज, इसके टाइम पे प्रशासनिक अराजकता बढ़ती गई, लोग इसकी बात नहीं मानते थे, इसको समझते भी नहीं, यानी इसके मंत्री खुद ही इसके प्रति कैसे रहते थे, असहज रहते थे, वो इसकी बातों को ध्यान देते ही नहीं थे, क्योंकि ये एक तरीके से कमजोर था, इस वजह से इसको ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी चीज, इसके इसी के टाइम पीरियड जब शासक कमजोर होता जाता है तो क्या होता है, अलग अलग प्रांतों में विद्रोह शुरू हो गए, तो इसी वजह से इसका क्या हुआ, कुछ खास इफेक्ट नहीं रहा। और 1445 ईस्वी में स्वयं ही इसकी मृत्यु हो गई। धीरे धीरे करके क्या हुआ, इसकी अगली सत्ताधारी को सत्ता सौंपी जाएगी, जिसका नाम होगा अलाउद्दीन आलम शाह। तो चलिए उसके बारे में समझते हैं। अलाउद्दीन आलम शाह, इसके बारे में देखिए, समझिए थोड़ा सा। इसका नाम अलाउद्दीन आलम शाह, जैसा कि दिख रहा होगा आपको, देखिए अंतिम शासक था ये। और इसका असली नाम क्या था, अलाउद्दीन आलम शाह। इसको शासन में रुचि ही नहीं थी, ये इस तरीके का था कि इसको शासन करने में इंटरेस्ट ही नहीं था। पहली बात तो देखिए, इस इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये कैसा था, थोड़ा बुजुर्ग था। दूसरी चीज, ये अपने आप ही कहाँ चला गया, बदायूं चला गया, और उसने खुद ही सत्ता किसको सौंप दी, 1451 ईस्वी में सत्ता बहलोल लोधी को सौंप दी। और बहलोल लोधी को सौंपते ही बहलोल लोधी ने क्या किया, सैयद वंश का अंत कर दिया, और एक नई सत्ता का शुरुआत इसी के द्वारा होगी, वो ध्यान रखिएगा, वो होगी लोधी वंश। तो जैसा कि आपने पढ़ा, इसका बहुत, इस वंश का टाइम पीरियड बहुत कम रहा, यानी कि लगभग लगभग 37 वर्ष तक इसने शासन किया। और इसमें जितने भी मुस्लिम थे, वो पहले शिया मुस्लिम थे, ध्यान रखिएगा। खिज्र खान जिसने स्थापना करी थी, वो कौन कौन था, पहला मुस्लिम, कैसा, शिया। अब देखिए, इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हो, तो चलिए क्वेश्चनों पे चलते हैं। अब देखिए, मैंने प्रीवियस ईयर के सारे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं, इनको डेट वाइज कंपाइल किया है, किस डेट में कौन सा एग्जाम पूछा, कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं आपसे इतना जरूर कहता हूं कि आप जब भी किसी टॉपिक को लगाएं, तो उसके बाद 100% टॉपिक कंप्लीट जब ही होगा जब आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। अगर आपने वीडियो देख ली, ट्रिक समझ ली, लेकिन उसके बाद क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं की, तो वो टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जरूर अगर आपने कंप्लीट किया है इस वीडियो को, तो पूर्ण कंप्लीट करें, जिससे ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, कैसे। पहला क्वेश्चन क्या है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, कौन था वो, मुबारक शाह था, नहीं। बहलोल लोधी, नहीं। मोहम्मद शाह, नहीं। ये तो दूसरे तीसरे, कौन था, खिज्र खां। खिज्र खान ने ही तो स्थापना की थी, तो कब की थी, ये भी अगला क्वेश्चन है, देखिए समझिए, ये भी अगला क्वेश्चन दिया गया। सैयद वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी, देखिए 1414 ईस्वी में, ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किसने किया था, कौन था वो, मैं बताया था ना, तैमूर लंग 1398 ईस्वी में उसने आक्रमण कर दिया। उसी के बाद दिल्ली की सत्ता को दगमगा दिया था। उसके बाद ही कौन आया था, उसने अपने बेटे के उपलक्ष्य में, शाहरुख खान जो उसका बेटा था, उसके उपलक्ष्य में क्या कर दिया था, दिल्ली को लूटने के बाद एक नसीरुद्दीन महमूद नाम के बंदे को क्या कर दिया था, मंत्री बना दिया था, जो बाद में खिज्र खां बनकर गद्दी पर बैठा था। मैंने आपको समझाया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए और आगे बढ़ते। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक कौन माना जाता है, कौन माना जाता है, मुबारक शाह, जैसा कि आपने स्लाइड में पढ़ा था, ऑप्शन
बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, खिज्र खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कौन सी थी? बादशाह की थी? बादशाह तो बनना ही चाहता नहीं, वो बादशाह तो मना करता था, बादशाह नहीं बनना चाहता था। केवल उसने एक ही टाइटल धारण किया था जिसका नाम था रैयत आला। ये देखिए ऑप्शन सी, ईश्वर की छाया जैसे बोलते हैं एक तरीके से। अगला क्वेश्चन, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। ऑप्शन सी सही है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, सैयद वंश के बाद किस वंश की स्थापना होगी? देखिए आपको भी पता है, मैंने आपको बताया था ना, कौन सा है? ऑप्शन सी, यानी कि लोधी वंश। और लोधी वंश की स्थापना कौन करेगा? बहलोल लोधी। ये खुद ही सत्ता सौंप कर चला गया था, कौन? जो आखिरी शासक था अलाउद्दीन आलम शाह, इसने बहलोल लोधी को खुद ही सत्ता सौंप दी और कहाँ चला गया? बदायूं चला गया था। तो बहलोल लोधी क्या करेगा? लोधी वंश की स्थापना करेगा सैयद वंश के बाद। अगला क्वेश्चन, सैयद वंश का शासनकाल लगभग कितना रहा? देखिए जैसा आपको बताया था मैंने, 1414 से 1451 ईस्वी। अब ये कितना टाइम पीरियड है? ये केवल 37 वर्ष का शासन है। अच्छी तरीके से स्लाइड में भी समझाया था, तो कौन सा है? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने स्वयं को सुल्तान घोषित नहीं किया? कौन था वो स्वयं को सुल्तान घोषित न करने वाला था? खिज्र खां ही तो था। इसने स्वयं को मना कर दिया था कि नहीं साहब, मैं सुल्तान बनना ही नहीं चाहता, मैं तो केवल राजगद्दी पर बैठूंगा। और उसने खुतबे खुदवाए थे, सिक्के चलवाए थे, लेकिन किसके जरिए? किसको प्रदर्शित करना चाहता था वो प्रदर्शित करना चाहता था तैमूर लंग को, जैसा कि उसने स्वयं ही उसको सत्ता संभालने के लिए छोड़ गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, खिज्र खां। अगला क्वेश्चन देखिए, सैयद वंश की प्रमुख विशेषता क्या थी? ए विशाल साम्राज्य, बी मजबूती केंद्र शासन, सी आर्थिक समृद्धि, या डी कमजोर और सीमित सत्ता। अगर आपने वीडियो को सही से समझा है तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वन शॉट क्लास समझने में आसान लगी होगी और रिवीजन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको लगा हो कि ये क्लास आपके एग्जाम के काम की है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जीके, हिस्ट्री और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको वन शॉट क्लासेस, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक बेस्ड टीचिंग और एग्जाम फोकस्ड कंटेंट लगातार मिलता रहेगा। ध्यान रखिए, याद रखिए, सिलेक्शन किसी जादू से नहीं, डेली रिवीजन और सही स्ट्रैटेजी से होता है। इसी के साथ आज की इस क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए और सिलेक्शन की तैयारी करते रहिए। जय हिंद।